आज हम पाठ 15 नीलकंठ का रिवीजन करेंगे। नीलकंठ लेसन का की समरी मैं आपको बता रही हूँ। समरी आप देख लीजिए, ठीक है। पीडीएफ शेयर कर रही हूँ समरी का। स्क्रीनशॉट, नॉट पीडीएफ, स्क्रीनशॉट। यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने अपने सभी पालतू पशुओं में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। हमने लेसन पढ़ा है। लेसन में हम जानते हैं कि नीलकंठ कौन था। नीलकंठ एक मोर था, है ना। लेखिका को पशु पक्षियों से बहुत प्यार है और वे उनके घर में बहुत सारे पशु और बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। लेखिका ने अपने कई संस्मरणों में उन पशु पक्षियों का वर्णन किया है ना। लेखिका ने ऐसे कई संस्मरण लिखे हैं, ऐसे कई रेखा चित्र लिखे हैं और उनमें उन्होंने अपने उनके द्वारा पाले जाने वाले पशुओं और पक्षियों के बारे में लिखा है। चूंकि वो उनके घर में ही रहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत उनका गहराई से अध्ययन किया, उनके स्वभाव का, वो कैसे घुलते मिलते हैं, उन सभी का, उनके स्वभाव का, सभी चीजों का वर्णन उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक किया है। तो यहाँ पर उन्होंने इस लेसन में नीलकंठ एक मोर है जिसे वो लेकर आई थी, उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। चेष्टाएं यानी उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, है ना, उन्हें विस्तार से पूरे एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया है। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आए। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर की जगह तीतर ले आई है। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर अपने दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आजादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे, हाँ, और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। लेखिका जो कि महादेवी वर्मा हैं, उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में लिखा है। वे इस लेसन में, इस रेखा चित्र में नीलकंठ के बारे में बता रही है कि नीलकंठ को वो कैसे लेकर आई, है ना। वे एक चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे लाई और उन बच्चों को लेकर जब वह घर पहुंची तो घर में सभी ने कहा कि ये मोर नहीं, ये तो तीतर है, दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। तो लेखिका चिढ़कर उन दोनों को अपने ही कमरे में रख लेती है। दोनों पक्षी बड़ी आजादी से उनके कमरे में घूमते थे। जब वे पूरी तरह से लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। तो लेखिका बहुत पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती थी, तो वे अपने कमरे में ही उन्हें रखा करती, है ना। अगर घर वाले कुछ कहते तो वे अपने कमरे में ही रखा करती। तो मोर और मोरनी को भी उन्होंने अपने कमरे में रखा। धीरे धीरे वे दोनों बड़े होने लगे और एक सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोर के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी, चोंच और तीखी हो गई थी, गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। उपयुक्त सहचारिणी यानी ऐसे मोर सुंदर होता है, हम सभी जानते हैं कि मोरनी नहीं, मोरनी के पंख नहीं होते, मोर के पंख होते हैं और अपने पंखों के कारण ही मोर पक्षी जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो मोर के सिर की जो कलगी है वो बड़ी हो गई थी, उसकी चोंच भी तीखी हो गई थी, गर्दन नीले और हरे रंग की थी, पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सुंदरता वाला टेस्टी वाला
परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी यानी उसके साथ रहने वाली थी, है ना, हर वक्त उसके साथ में रहने वाली थी। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था, तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और चूंकि मोरनी उसके छाया की तरह, उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। अब धीरे धीरे नीलकंठ लेखिका के पूरे चिड़ियाघर का स्वामी बन गया, है ना, उसका पूरा कहते हैं ना, पूरा उस मुखिया बन गया एक तरह से। तो जब भी कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था, तो मोर उसे दंड भी देता था, अपनी चोंच से उसे दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया था। नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच के प्रहार से टुकड़े कर दिए। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। तो वह एक तरह से मुखिया के रूप में पूरे चिड़ियाघर के पशु पक्षियों की सुरक्षा करता था, है ना, उनकी रखवाली करता था, उनकी सुरक्षा करता था, रक्षा करता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में दबा लिया, तो नीलकंठ ने उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खरगोश के बच्चे को पूरी रात वह अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। तो इस तरह से वह अपनी मानवता का भी परिचय देता था और अच्छे गुणों का भी परिचय वह वहां पर देता था, है ना, सभी की मदद भी करता था, सहायता भी करता था। मुखिया होने के पूरे धर्म को वो, पूरे कर्तव्य को वो निभाता था। वसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ, एक मिनट, वसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। तो इस तरह नीलकंठ उस चिड़ियाघर का स्वामी बनकर और पूरे चिड़ियाघर को पूरा हर मौसम को चिड़ियाघर में एंजॉय करता था। वह बहुत सुंदर लय ताल में वह लेखिका के सामने नाचता रहता। लेखिका को बहुत अच्छा लगता, महादेवी वर्मा जो लेखिका है, उन्हें बहुत अच्छा लगता नीलकंठ का नाचना। और बहुत सारे जो मेहमान उनके यहाँ आते थे, वे भी उन मेहमानों के प्रति भी वह सम्मान व्यक्त करता था और बहुत अच्छे से वह नृत्य करता था। तो जो मेहमान उनके यहाँ आते थे, वे उन्होंने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। हम जानते हैं कि मोर को वर्षा ऋतु अच्छी लगती है। मोर बारिश के समय, जब बारिश आने वाली होती है, बारिश का मौसम होता है, वो सुहावना मौसम होता है, तब मोर बहुत नाचते हैं, है ना, बादलों के आने से पहले ही उन्हें उनकी आहट सुनाई देती है। ऐसा कहते हैं ना, मोर मोर की आवाज आ रही है, मतलब कि बारिश होने वाली है ना, वे समझ जाते हैं, उनके बादलों की आहट पहले मोर को सुनाई देती है। और जितनी अच्छी उसकी वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अच्छी होती है, जितना अच्छा बारिश का मौसम होता है, उतना ही सुंदर मोर का नृत्य भी होता है। तो एक दिन इसी तरह राधा और नीलकंठ दोनों उस चिड़ियाघर में आराम से रह रहे थे। तभी उन दोनों के प्रेम में एक दिन तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को, कौन था तीसरा? कुब्जा, है ना, हमने पढ़ा है लेसन, कुब्जा थी। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिली।
पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी। तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया था। नीलकंठ और राधा को वह जब भी साथ देखती, उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोट से मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती। तो एक दिन उन दोनों के प्रेम में एक तीसरा कौन आ गया, कुब्जा। लेखिका बड़े मियाँ की दुकान से घायल मोरनी को भी लेकर आई, और उसकी वो घायल थी, तो उसकी मरहम पट्टी करी, तो वह 1 महीने में ठीक हो गई, थोड़ी डगमगा कर वह चलने लगी। उसे फिर चिड़ियाघर में पहुंचा दिया गया। तो उसका नाम कुब्जा रखा गया था। और जब भी वह कुब्जा नीलकंठ और राधा को साथ में देखती, तो उसे बहुत गुस्सा आता, बहुत क्रोधित होती और उन्हें मारने के लिए दौड़ती। और कई बार उसने चोट से मार मार कर राधा की कलगी और पंख भी नोच डाले। नीलकंठ उससे दूर भागता था, पर वह उसके साथ रहना चाहती। कुब्जा के किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब में मेल हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब कुब्जा दिन पे दिन बहुत चिड़चिड़ी, बहुत गुस्सेल होती जा रही थी, क्योंकि वह राधा और नीलकंठ को एक साथ देखना उसे पसंद नहीं था। उन दोनों को एक साथ देखती थी और उसे गुस्सा आता था, और कुछ वह स्वभाव से भी ऐसी थी, है ना। कुछ तो उसका स्वभाव भी ऐसा ही था कि उसका चिड़ियाघर में किसी भी पक्षी के साथ उसकी मित्रता नहीं थी, कोई भी उसका मित्र नहीं था। उसके स्वभाव के कारण उससे मित्रता करने में सभी कतराते थे, कोई पक्षी उसके साथ नहीं आता था। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। तो अब राधा को डर था कि जिस तरह वह कुब्जा उसकी चोट से उसके कलगी और पंख को नोच डालती थी, है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वह उसके अंडों को भी नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए राधा अपने अंडों को पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। लेकिन जैसे ही कुब्जा को पता चला कि राधा ने अंडे दिए हैं, उसे राधा के अंडों के विषय में पता चला, तो उसने वही किया जिसका राधा को डर था। उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। अब नीलकंठ और दुखी हो गया। वो पहले से ही दुखी था कि वह राधा को परेशान करती थी कुब्जा, उन दोनों को साथ नहीं रहने देती थी, तो वह पहले से बहुत दुखी था। तो वो और ज्यादा दुखी हो गया। लेखिका सोच रही थी कि थोड़े दिनों में इन लोगों की लड़ाई झगड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपस में ये लोग मित्र बन जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर चोट का कोई निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक कोने में बैठी रह नीलकंठ का इंतजार करती रही, परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुटिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोट से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज कराया गया, परंतु वह नहीं बची। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। तो इस तरह 3-4 माह बाद अचानक ही नीलकंठ मर जाता है, क्योंकि वह बहुत दुखी रहने लगा था, है ना। और दुख से ही वह बहुत बेचैन रहता, उसे बहुत अधिक दुखी वह हो गया था कुब्जा के व्यवहार से। तो धीरे धीरे बहुत मायूस होकर फिर उसने एक दिन अपने प्राण त्याग दिए। न उसे कोई बीमारी हुई थी, न उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। अब लेखिका भी नहीं समझ पाई कि आखिर उसे हुआ क्या था, लेकिन शायद उसे कुब्जा के व्यवहार से वह बहुत शुद्ध था, बहुत दुखी था, और वह उस व्यवहार को सहन नहीं कर पाया, है ना। और राधा से वह दूर नहीं रह पाया। कुब्जा उन दोनों को दूर करना चाहती थी, वो नहीं रह पाया, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो लेखिका ने उसे शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। अब नीलकंठ जब मर चुका था, तो राधा कई दिनों तक नीलकंठ का इंतजार करती रही कोने में बैठकर। लेकिन कुब्जा जो थी, वह नीलकंठ की खोज में लगी रहती। वह नीलकंठ को खोजती रहती कि कहीं न कहीं तो नीलकंठ मुझे दिख जाए, क्योंकि वह भी उससे प्रेम करती थी कहीं न कहीं तो वह उसे खोजती रहती। उसे भी नीलकंठ दिखाई न देता, तो वह बहुत इधर-उधर और ज़्यादा चिड़चिड़ापन, उसका स्वभाव और अधिक आक्रामक हो गया।
एक दिन वह लेखिका की कुतिया के सामने पड़ गई, तो लेखिका की कुतिया ने उसे देखकर उस पर प्रहार कर दिया, कुब्जा पर, और उसकी गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। उसका इलाज कराया गया, लेकिन वह भी नहीं बची। अब राधा तो नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन कुब्जा जो थी वो नीलकंठ के पास चली गई। अब बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है। तो मोर जब बोलता है, मोरनी जब बोलती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि राधा नीलकंठ को बुला रही है। तो ये लेसन का सार था, समरी थी। इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। लेसन तो काफी बड़ा है, मैंने इसको शॉर्ट में समरी में आपको समझा दिया है। ठीक है, इसकी समरी आप पढ़ लेंगे तो आपको लेसन काफी कुछ समझ में आ जाएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने हमने पढ़ा है उन्हें तो समझ में आया ही होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए। निबंध से के प्रश्न है। सबसे पहले, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण। नीलाभ ग्रीवा, नीली आभा लिए, ग्रीवा यानी गर्दन। नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। वह मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया। दूसरा प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? दोनों नव आगंतुकों ने पहले से ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार का कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुर घूम की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। कि जब मोर और मोरनी को लेखिका अपने घर लाई, तो बाकी के चिड़ियाघर में रहने वाले बाकी पशु पक्षियों ने उनका स्वागत किस प्रकार किया। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन घर में आती है और घर के जो लोग हैं वो उत्सुक और प्रसन्न होते हैं बहुत, और अपनी अपनी प्रसन्नता को, उत्सुकता को अलग अलग ढंग से प्रदर्शित करते हैं, है ना। उसी तरह से उन पक्षियों ने भी उन दोनों के आने पर उनका स्वागत वैसे ही किया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में किया जाता है। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी। चेष्टा यानी जो मुद्राएं वो करता था, जो कार्य वो करता था, है ना, जो भी कार्य करने का वो प्रयास करता था। लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। मेघों की गर्जन की ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पांव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपए में खरीद कर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न थी। ईर्ष्यालु प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ न देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी ने नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। कि उसके आने से जो राधा और नीलकंठ बहुत ही आराम से रहते थे, बहुत प्रेम से रहते थे, और जैसे ही कुब्जा आती है तो उस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर बज उठता है कि सब कुछ बदल जाता है ना। वह ठीक हो जाती है, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, किसी से मित्रता न करने वाली थी,
है ना। तो वह नीलकंठ और राधा को साथ देख देख कर वह बहुत अधिक क्रोधित हो जाती, गुस्सा करती, चिड़चिड़ापन करती, राधा को नोचती, है ना। वो खुद रहना चाहती थी, वह खुद चाहती थी कि वह नीलकंठ के साथ रहे। तो इसी वजह से राधा की दूरी से और ये जो शोरगुल होने लगा था बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त, उसकी पूरी उनके लाइफ, उनका जो जीवन था नीलकंठ का और राधा का, वो पूरी तरह से उसने बदल दिया था आने के बाद। तो इसी वजह से नीलकंठ बहुत अप्रसन्न हो गया और अंत में वही उसकी मृत्यु का कारण बना। नेक्स्ट प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित वृक्ष भाते थे, सुगंधित और खिले पत्तों वाले। इसीलिए जब वसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता, तो नीलकंठ के लिए जालीघर में रहना असहनीय हो जाता। तब उसे जालीघर से बाहर छोड़ देना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? जालीघर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव उनके जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी की मित्र न बन सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस प्रकार बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक बार एक सांप पशुओं के जाली घर में भीतर आ गया। सब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। शिशु खरगोश यानी खरगोश का बच्चा। सांप ने उसे निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब यह क्रंदन सुना, क्रंदन यानी रोता हुआ स्वर, है ना। खरगोश का क्रंदन का मतलब होता है रोता हुआ स्वर। तो वह झट से अपने पंखों को समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। उसने सतर्क होकर सांप के फन को पंजों से दबाया और अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। पहला, सजगता और सतर्कता। जालीघर के ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की करुण आवाज सुनकर उसे यह शक हो गया कि कोई प्राणी संकट में है और वह झट से मदद के लिए झूले से नीचे उतरा। साहसी, नीलकंठ साहसी प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड करके अपनी वीरता का परिचय दिया। दक्ष रक्षक, खरगोश को मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक है। उसके रहते किसी प्राणी को कोई भय न था। दयालु, दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण ही वह खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उसे उष्मा देता रहा। तो ये क्वेश्चन आंसर थे, है ना। इसके बाद इसकी भाषा की बात वाले प्रश्न इसमें दिए हैं, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ भेज रही हूँ ग्रुप में, ठीक है। और कोई डाउट हो इस लेसन से रिलेटेड तो इस लेसन से रिलेटेड और कोई डाउट है किसी को? नो मैम। मैं इसके पीडीएफ भेज रही हूँ आपको, है ना, ग्रुप में, ठीक है। टाइम भी हो गया है, मैं भेजती हूँ पीडीएफ, ओके। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना पर्सनली, ठीक है बच्चों? यस मैम।